नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गए 16 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे दोस्तों। लद्दाख ड्रैगन की सेना ने खाली किया फिंगर 4 का इलाका। भारत की कूटनीति के सामने झुका चाइना। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल स्वदेशी रुस्तम 2 की डीआरडीओ ने बनाया एक और घातक, अब 27,000 फीट तक भर सकेगा उड़ान। जानेंगे इसके बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन और पाकिस्तान की, खैर नहीं, पलक झपकते एक दूसरे को खाक में मिलाने वाली मिसाइल अस्त्र का परीक्षण करेगा भारत। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों, म्यांमार की सड़कों पर टैंकों के साथ उतरी सेना, विरोध करने पर 20 साल तक के लिए जेल। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर चिंतित है केंद्रीय गृह मंत्रालय। जीती हुई बाजी के सामने आ रही है बड़ी चुनौती। जानेंगे आखिर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ है नया मामला, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। टूल किट मामले को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, सब कुछ खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल कर लद्दाख ड्रैगन की सेना ने खाली किया फिंगर 4 का इलाका। भारत की कूटनीति के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हुआ चाइना। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें तेज की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के पास स्थिर फिंगर 4 एरिया को चीनी सैनिक पीछे हटना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्योंगयांग झील के उत्तरी किनारे स्थित इस महत्वपूर्ण पहाड़ी पर चीन सैनिकों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था, लेकिन भारत सरकार की कूटनीति काम आई और चीन सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच अपने कई शेल्टर्स और ढांचे को भी हटा दिया है। चीन के इस कदम का स्वागत करते हुए भारत ने भी अपनी जवानों की संख्या कम कर दी है। वहीं सेना और सरकार के रणनीतिकार यकीन जता रहे हैं कि प्योंगयांग झील में भारत और चीन की सेना के पीछे हटने की सहमति के बाद डेप्सांग के पुराने और जटिल मसले को भी बातचीत से सुलझाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल स्वदेशी रुस्तम 2 को डीआरडीओ ने बनाया और घातक, अब 27,000 फीट तक भर सकेगा उड़ान। जी हाँ, भारत की जटिल भौगोलिक स्थिति व रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को और घातक बना दिया है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने रुस्तम 2 को मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने में समर्थ बना दिया है। वो अप्रैल से 27,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने लगेंगे। शुक्रवार को इसके प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी ड्रोन तकनीकी के विकास की दृष्टि से डीआरडीओ लगातार प्रोन्नत में जुटा है और ये रक्षा संस्थान देश को सैन्य उपकरणों के मामले में आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। रुस्तम 2 भारत का मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला आधुनिक मानव रहित विमान ड्रोन होगा। स्वदेशी ड्रोन के विकास से जुड़े सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ ने अप्रैल में रुस्तम 2 को कर्नाटका के चित्रदुर्ग में 18 घंटे तक 27,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने का लक्ष्य रखा है। तो ये दोस्तों, कहीं ना कहीं तरीके से डीआरडीओ आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजी के साथ काम कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान चीन पर नजर। पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक में मिलाने वाले मिसाइल अस्त्र का परीक्षण करेगा भारत। जी हां, दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं अपने आप को मजबूत कर रही हैं, जैसे समय समय आने पर दुश्मन को करारा जवाब दिया भी जा सके। इस बीच भारत के एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहे हैं जिसमें भारतीय वायुसेना दुश्मन को हवा में 160 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिराएगी और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र की गति इतनी तेज है कि संभलने से पहले दुश्मन खत्म हो जाएगा। भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 4 गुना तेज है। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है, जबकि ये मिसाइल विजिबल रेंज से बाहर भी दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई को वायुसेना के अधिकारियों ने बताया है कि अस्त्र मिसाइल का परीक्षण इस समय के तहत शुरू हो सकता है। परीक्षण सफल होने के बाद ये मिसाइल पूरी तरीके से वर्ष 2022 के अंत तक भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हो सकती है।
इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रोग्राम से पिछले साल से जुड़े पूर्व सेंट्रल एयर कमांड एयर मार्शल SBP सिन्हा ने कहा है कि हवा से हवा में मार करने वाली ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। हम चलते हैं अपडेट। हिंद महासागर ने भारत की ताकत से डरा पाकिस्तान, विदेश मंत्री कुरैशी ने लगाए आरोप। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार कहा है कि दक्षिणी एशिया में किसी भी तरीके का सैन्य गतिरोध क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है तथा ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार प्रवाह एवं सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कुरैशी ने कराची में 9वें अंतर्राष्ट्रीय आह्वान सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा है कि हिंद महासागर आपसी सहयोग एवं समन्वय के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तथ्य का संज्ञान लेने की आवश्यकता है दक्षिणी एशिया में वो किसी भी तरीके का सैन्य गतिरोध क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है जो कि वैश्विक व्यापार एवं प्रभाव एवं सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल म्यांमार की सड़कों पर टैंकों के साथ उतरी सेना, विरोध करने पर 20 साल तक के लिए जेल। जी हाँ, म्यांमार की सेना ने देश में तख्तापलट का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने नए कानूनों के तहत 20 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों से कहा गया है कि अगर उन्हें सुरक्षा बलों के काम में बाधा पहुंचाई या फिर सैन्य शासकों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की तो जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को देश में तख्तापलट कर दिया था। ये बड़ी खबर है। सेना ने कहा है कि सुरक्षा बलों के काम में बाधा पहुंचाने पर 7 साल की जेल और जनता में डर पैदा करने या अस्थिरता लाने की कोशिश करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं सेना के आदेश के बाद देश के बड़े हिस्से में रविवार से सोमवार को बीच इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। मिकीना में सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। आपको बता दें कि कल म्यांमार की जनता चीन के खास करके दूतावास पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और कहा है कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है और तत्काल चीन को इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर चिंतित है केंद्रीय गृह मंत्रालय। जीती हुई बाजी के सामने आ रही है कई बड़ी चुनौतियाँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर को लेकर चिंतित है। आतंकवाद को कुचलने और घाटी में सामान्य व्यवस्था बहाल करने की बाजी भले ही काफ़ी हद तक जीत ली गई हो, मगर इसके बावजूद कुछ चुनौतियां सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। जीती हुई बाजी को अगर बरकरार रखना है तो गृह मंत्रालय को अभी कई तरीके के कदम उठाने होंगे। भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर और जम्मू कश्मीर मामले के जानकार अनिल गुप्ता कहते हैं कि आतंकी संगठन फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। आम लोगों के बीच रह रहे आतंकियों के स्लीपर सेल सुरक्षा बलों एवं जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चूंकि ये लोग लंबे समय से सामान्य जीवन में हैं, इसलिए इन पर किसी को शक भी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, मगर आतंकी संगठनों से उनकी दूरी अभी खत्म नहीं हो सकी है। खासतौर से वन विभाग, पुलिस, राजस्व, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट आदि महकमों में बड़ी छानबीन की जरूरत है। साल 2019 के दौरान बनियाल में आतंकियों द्वारा विस्फोटकों से भरी सेंट्रो कार के जरिए CRPF काफिले पर हमला करने का प्रयास किया गया था। इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी। NIA ने गत सप्ताह इस मामले में चार्जशीट भी पेश की थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल टूल किट के 26 जनवरी को डिजिटल स्ट्राइक और फिजिकल एक्शन की थी साजिश, दिल्ली पुलिस का दावा। दरअसल टूल किट केस में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आलोचना झेल रही दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के ज्वाइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने कहा है कि फिलहाल जनवरी महीने में टूल किट बनाया गया था। पुलिस का दावा है कि इस टूल किट का मकसद दुष्प्रचार करना, डिजिटल स्ट्राइक करना, डेटा स्टॉर्म पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करना, किसान आंदोलन को धार देना था। इसका उद्देश्य इस प्रदर्शन को पूरी दुनिया में ले जाना और भारत के दूतावासों को टारगेट करना था। पुलिस ने दावा किया है कि इसी सिलसिले में 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब शामिल थे। इस मीटिंग में खालिस्तान संगठन से जुड़े पैट्रिक जस्टिस फाउंडेशन का MO धलीवाल कनाडा भी जुड़ा हुआ था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। श्रमिकों को बच्चे के लिए यूपी में आवासीय विद्यालय सरकार उठाएगी पूरा खर्च। जी दरअसल मुरादाबाद सामूहिक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के श्रमिकों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि श्रमिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते, उनके बच्चे खाना बदोश जीवन न जिएं, इसलिए हर मंडल मुख्यालय पर
अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहे हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे और अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठाएंगे। सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के श्रम को सम्मान दे रही है। ये जिम्मेदारी है कि हम उनके भविष्य का निर्माण करें। श्रमिकों को योगदान अनमोल है, वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करते हैं। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक भूकंप के झटके, पटना में भी हिली धरती। जी हां, बड़ी खबर। सोमवार शाम लगभग वही 7:30 बजे अंडमान व निकोबार द्वीप में भूकंप आया। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। आपको बता दें इसके बाद जम्मू कश्मीर व बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में भी धरती हिलने की खबरें आई हैं। अंडमान में आए भूकंप का केंद्र दक्षिणी पूर्वी पोर्ट ब्लेयर में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने यह जानकारी दी है। पटना के साथ ही दक्षिण व उत्तर बिहार के कई जिलों में सोमवार रात 9:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.5 थी। दहशत में मारे पटना समेत कई क्षेत्रों के लोग घर से बाहर निकल आए। करीब 30 सेकंड तक कंपन हुआ। अभी से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। हम चलते हैं अपडेट। विश्व बैंक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, हमें और गरीब बना रही सड़क दुर्घटनाएं। जी हाँ, दरअसल देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं हमें और गरीब बना रही हैं। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि ये दुर्घटनाएं हमारे देश के एक बड़े तबके को मानसिक रोगी भी बना रही हैं। अगर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थितियां और विकराल होती चली जाएंगी। विश्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट में जारी ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी दी बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी में देश में होने वाली दुर्घटनाओं और उनके पड़ने वाले प्रभाव पर जानकारियां सामने आई हैं। सड़क सुरक्षा पर आधारित ये सर्वे यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से जुटाए गए आंकड़ों पर तैयार किए गए हैं। इन 4 राज्यों में सर्वे के दौरान पता चला कि जिस परिवार में दुर्घटना हुई उस पूरे परिवार की जिंदगी बदतर हो गई है। चारों राज्यों में किए गए सर्वे के दौरान पता चला कि सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद या किसी तरीके से अपंग होने के बाद सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे। हजरतगंज थाने में हुई पूछताछ। जी हाँ, बड़ी खबर। हजरतगंज पुलिस के मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को निगरानी में रखा। दोनों को थाने में बरकरार पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कोर्ट से अरेस्ट भी ले रखा है। वो अपना बयान दर्ज किया। बयान दर्ज कराने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के डालीबाग में जाल साजी व साजिश कर जमीन पर अवैध कब्जे करने पर का मुकदमा अगस्त 2020 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने यह कार्रवाई लेखपाल की तहरीर पर भी की गई थी। जिया मऊ के लेखपाल सुरजान लाल की तहरीर में आरोप लगा था कि डालीबाग की जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम से टावर बनाया गया था, वो ज़मीन दरअसल मोहम्मद वसीम की थी। वसीम पाकिस्तान चला गया था और उसी पर यह एक्शन। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल अजमेर शरीफ में ख्वाजा का 809वां उर्स, पीएम मोदी ने भिजवाई चादर। जी हाँ, दरअसल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल उर्स का आयोजन होता है। इस बार भी उर्स की तैयारियां तेज हैं। कोरोना का साया धीरे धीरे छट रहा है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। ऐसे में उर्स की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस साल अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर 809वां उर्स आयोजित होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चादर भिजवाई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक तस्वीर भी ट्वीट की और इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी नकवी को चादर सौंपते भी नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को संभाल कर अब यूपी की तरफ बढ़ चले हैं। इनका केजरीवाल का कहना है कि अब 28 फरवरी को महापंचायत करेंगे और योगी सरकार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो ये पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने यूपी आ रहे हैं। 28 को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि अब 2022 में दिल्ली ही नहीं बल्कि अब यूपी का भी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों केजरीवाल के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा।
दो शब्द से इनको सम्मानित कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे।